हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में चैप्टर 2 में किस तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, वो जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। इससे पहले इस पर एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने जो 4 पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू रिलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इसके अंदर जिस तरह से कॉस्ट को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। कॉस्ट आर क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एज अंडर। जैसा कि बताया कि हर जगह ना अलग अलग तरीके से कॉस्ट को डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। जो प्रीवियस वाला वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप आसानी से उसको देख पाएँ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी बात करें प्रासंगिक जो भी है या जो भी बिजनेस के जो डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है उसमें किस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो कॉस्ट को। सो फर्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको सीमांत लागत बोलते हैं हिंदी में। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज़ द चेंज इन द अमाउंट एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय विच द एग्रीगेट कॉस्ट चेंजेस इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की, जो भी आउटपुट है उसकी जो भी क्वांटिटी है, उसकी जो भी मात्रा होती है, अगर वो घटती है या बढ़ती है 1 यूनिट से या चाहे जैसे भी, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो बढ़ती है। ठीक है, सपोज जैसे 1 यूनिट है 10 रुपये की, मान लीजिए कि कॉस्ट जो है उसकी 10 रुपये है, 1 यूनिट बनी तो वो भी 10 रुपये की ही रही। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपने बनाई तो वो 15 रुपये की हो गई। ओके, तो 15 रुपये माइनस 10 करेंगे ना, जो पहली बार तो देखा आपने, जब पहले 1 यूनिट थी तो कितना था, 10 रुपये था, 2 यूनिट आपने बनाई तो 15 रुपये कॉस्ट हो गई। तो अब इसमें मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होगी, तो 15 माइनस 10 रुपीज़ जब हम करेंगे तो जो 5 रुपीज़ आया वो क्या हो जाएगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि अगर आपका जो भी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो उसमें चेंजेस आते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग, किस तरह से यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही है उस तरीके से उसका अमाउंट चेंज होता है और फिर मार्जिनल यूनिट जो भी मार्जिनल कॉस्ट होती है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये होती है मार्जिनल कॉस्ट और इस तरीके से फाइंड आउट की जाती है और इस तरीके से ही ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट की बात करें तो जिसको हम तुलनीय लागत बोलते हैं, तुलनात्मक लागत। सो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल की, तो जो लेवल होता है ना कि एक लेवल पे कॉस्ट कुछ और आ रही है, दूसरे लेवल पे जब उस एक्टिविटी को किया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है दूसरे मतलब सेकेंड स्टेज तक, तो उस टाइम पे डिफरेंट आ रही है कॉस्ट। समझ रहे ना आप, होता है ना जैसे आप प्रोसेस कॉस्टिंग निकालते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस पे कुछ और कॉस्ट आती है, सेकेंड प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और कॉस्ट आती है। तो लेवल वाइज क्या होता है कि डिफरेंट होती है, चली जाती है कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की या आउटपुट की या एक्टिविटीज़ की। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें जिसे हम हिंदी में अवसर लागत बोलते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक मैनर। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो अल्टरनेटिव मतलब होता नहीं है कि दो चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, बोलते ना, आप बोलते ना कभी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये वाली भी है, मैं उसको ग्रैब करूँ या इसको ग्रैब करूँ। तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, दो तरीके से, दो होंगी। आप किसको मतलब लेना चाहेंगे, किसको मतलब किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहेंगे, अडॉप्ट करना चाहेंगे और किसको छोड़ना चाहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये होती है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट देख लेते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ मटेरियल और एसेट बाय परचेज फ्रॉम द करंट मार्केट। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसे आप रिप्लेस कर सकते हो। सपोज आप 200 रुपये का आपने चावल खरीदा, ठीक है, अभी जब आप फिर से जाएंगे उसी चावल को ख़रीदने के लिए तो हो सकता है वही चावल आपको 300 रुपये में मिले। तो देखा ना आपने कि उसी चावल की कीमत पहले 200 थी, अब 300 रुपये हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट रिप्लेस हो रही है, एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट की रिप्लेस हो रही है। तो ये चीज़ हो जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट की बात करें जिसे हिंदी प्रासंगिक लागत बोलते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन। सो इस तरह की जो कॉस्ट होती है ना, एक स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्पस के लिए बनाई जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक इशू। तो जो भी स्पेसिफिक इशू या जो भी उस टाइम पे
कोई प्रॉब्लम है, सो उससे रिलेटेड है, तो उस टाइम पर डिसीजन लेने के लिए इसको फॉलो किया जाता है। ओनली दोज कॉस्ट विच आर रिलेवेंट आर कंसीडर। और इस तरह की कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें, अगर एक स्पेसिफिक सिचुएशन है उसकी और एक क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ या प्रोडक्ट के साथ, तो ये होती है रिलेवेंट कॉस्ट। क्लियर हो गया होगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट की बात करें यहाँ पर, सो इम्प्यूटेड कॉस्ट आर हाइपोथेटिकल और नेशनल कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाइपोथेटिकल की बात करें तो यहाँ पर इम्प्यूटेड का मतलब होता है कि पूर्वाभ्यास बोल सकते हो आप इसको ना, मीन्स हाइपोथेसिस की जाती है, बस मतलब लगा लिया जाता है कि इतनी हो सकती है इम्प्यूटेड कॉस्ट, और उसके बिहाफ पर किया जाता है और डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से होती है, ये इन्वॉल्व नहीं होती है कैश आउटले में। आप बस क्या करते हो, इसको हाइपोथेटिकली मीन्स कि आप इसको अज्यूम करते हो कि इतनी होगी और फिर डिसीजन लिया जाता है उसके बेसिस पे, ठीक है। संक कॉस्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम डूबने वाली लागत या डूबी लागत बोलते हैं, अ कॉस्ट विच हैज़ बीन इंकर्ड इन द पास्ट एंड इज नॉट रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट आर जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट इन नेचर। तो संक कॉस्ट की बात करें तो ये ऐसे आप एग्जांपल से समझ लीजिए, जो संक कॉस्ट होती है ना, वो पास्ट में क्या होता है, वो रिलेवेंट हो सकती है, पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इसको जनरली हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, ये उसके नेचर की होती है, पहले से होती है। जैसे कि सपोज़ आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, 2 लाख की मशीनरी खरीदी है, और फिर आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करते करते आप आए, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी पता चली रह गई, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख की मशीनरी थी, उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई, 1.5 लाख रुपए। आपने सोचा कि मुझे उसकी जगह ना एक दूसरी मशीनरी रिप्लेस करनी चाहिए, नई मशीनरी खरीदनी चाहिए, तो आपने क्या सोचा कि उसी मशीनरी को, जो ओल्ड मशीनरी है, उसको मैं बेच करके उसकी जगह उसी अमाउंट से दूसरी ले आऊँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप उसको बेचने जाएंगे तो बेचते टाइम पता चलेगा कि उसकी वैल्यू तो 1.5 लाख है, लेकिन बिकेगी वो 1 लाख रुपए में, ठीक है। कितने में बिकेगी, 1 लाख रुपए में बिकेगी। और आपको जो मशीनरी चाहिए, वो आपने जो नेक्स्ट मशीनरी चाहिए, वो भी 1.5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 50,000 का जो गैप आ रहा ना, कि 1.5 लाख का उसकी वैल्यू है, 1 लाख में सेल होनी है, और 50,000 जो हो गया वो हो जाएगी आपकी संक कॉस्ट मीन्स डूबी लागत। कि अगर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी वो मशीनरी 1.5 लाख की बची है, तो 1.5 लाख में बिकनी चाहिए, लेकिन वो बिकेगी नहीं 1.5 लाख में, 1 लाख में बिक रही है। तो जो 50,000 रुपये डूब रहा है ना, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। क्लियर हो गया होगा क्या होती है संक कॉस्ट। ये बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल कॉस्ट की बात करें, सो नॉर्मल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज नॉर्मली इंकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड, ठीक है। सो नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कोई भी आप किसी भी लेवल का जब आउटपुट करते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं जिस लेवल तक का, उसमें जो आप नॉर्मल कॉस्ट डिसाइड करते हैं इंकर्ड होती है, और जो आप अचीव कर लेते हैं, ठीक है, उसी कॉस्ट को, तो वो होती है नॉर्मल कॉस्ट, ठीक। सपोज़ कि आपने 10,000 यूनिट्स बनाने की सोची, 10,000 यूनिट्स बनानी है, और उसमें आपके 20,000 रुपये लगेंगे, तो 20,000 रुपये आपकी नॉर्मल कॉस्ट हो गई। एब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, जैसे आपने सोचा कि 10,000 यूनिट्स 20,000 में बनेंगी, लेकिन वो बन रही है 30,000 रुपये में, तो वो हो जाती है एब नॉर्मल कॉस्ट। इसलिए पहले बता दिया क्योंकि इसके बाद यही है, तो आप एबनॉर्मल कॉस्ट समझ गए होंगे। मैं फटाफट चीज़ों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना और आपको आसानी से समझ में आ जाए। और थ्योरिकल पोर्शन है तो बच्चों को बहुत बोरिंग भी लगता है, तो बोरिंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स से और अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो। सो एबनॉर्मल कॉस्ट जैसा कि मैंने बताया कि ये इरेगुलर हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम। सो एबनॉर्मल कॉस्ट इज़ एन अनयूजुअल और टिपिकल कॉस्ट whose occurrence is usually irregular and unexpected and due to some abnormal situation of the production। तो क्या होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है। जैसे मैंने बताया कि 10,000 अगर यूनिट से आपने सोचा 20,000 में बन जाएगी, तो हो सकता है कि वो उस पर 30,000 रुपये लग जाए, तो ये क्या होगी, एबनॉर्मल कॉस्ट हो जाएगी। कितनी डिफरेंस कितने का हो गया, 10,000 का, तो ये हो जाएगी एबनॉर्मल। अवॉइडेबल कॉस्ट की बात करें, जैसे आप अवॉइड करना चाहेंगे, अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस इफिशियंसी शुड नॉट हैव बीन इंकर्ड, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसी मतलब कंडीशन आती है तो आप उसमें इंकर्ड नहीं करते हैं, इस कॉस्ट को अवॉइड करते हैं, मीन्स ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइडेबल कॉस्ट की बात करें तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर
escapable costs which are essentially to be incurred within the limits or norms provided for। ठीक है, सो ये जो होती है अनएस्केपेबल होती है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड एसेंशियल मीन्स आवश्यक भी होती है, इंकर्ड करना इंपॉर्टेंट है, ऐड करना इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी लिमिट्स या नॉर्म्स प्रोवाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इन कॉस्ट को ऐड करना इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो जब भी प्रोडक्शन होगा उसका प्रोसेस होगा उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती हैं, तो इसमें जो जिन कॉस्ट को शामिल किया गया है वो देखते हैं, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज बैच कॉस्ट। ठीक है, सो बैच कॉस्ट इज द एग्रीगेट कॉस्ट रिलेटेड टू अ कॉस्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी एंड थ्रू आउट वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो बैच कॉस्ट में क्या होता है ना कि मतलब सेम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मीन्स एक ही ग्रुप के कई सारे होता है, नहीं बोलते ना ये क्लासमेट है मेरा। ठीक है, तो एक ही क्लास के होते हैं, एक ही बैच के होते हैं, तो एक ही बैच का वो प्रोडक्ट होता है। जैसे पेन बन रहा है तो पेन एक ही बैच का बनेगा, ब्लू पेन है सेम कंपनी का तो ब्लू पेन सेम, जेल है तो जेल का बनेगा। तो ये उस पर जो खर्चा आ रहा है उस जेल पेन को बनाने में तो उसको हम बोलते हैं बैच कॉस्ट। ठीक है, तो एक ही मतलब सिमिलर ग्रुप की होंगी, सिमिलर आर्टिकल्स होते हैं प्रोडक्शन के टाइम, अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। प्रोसेस कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सच दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सीक्वेंस of continuous or repetitive operations or process, the cost incurred during a period is considered as process cost। ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्शन का काम जब कई सारे प्रोसेस होकर गुजारा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम एक सीक्वेंस में कॉन्टीन्यूसली रिपीटेड ऑपरेशंस किए जाते हैं, प्रोसेस किया जाता है, और उसमें जो भी इंकर्ड किए जाते हैं, खर्चे जो भी आते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, जो भी खर्चा उस पर आएगा। ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें यहाँ पर, सो ऑपरेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी काम आप जब करते हैं ना, कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी मान लो कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, तो उसको चलाने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं तो वो पूरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑपरेशन कॉस्ट हो जाएगी। मीन्स किसी भी चीज़ को रन करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं वो होती है ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इंकर्ड इन कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होती है जब हम एक बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहें। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑपरेशन कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। मीन्स जब आप प्रोडक्शन का काम चल रहा है उस टाइम जो खर्चा था वो ऑपरेशन कॉस्ट होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, मीन्स बिजनेस करना है, सेलिंग करनी है, लोगों तक सामान पहुँचाना है, ऑल दैट। तो ये क्या हो जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडजस्टमेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टी एंड द कॉन्ट्रैक्टर। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नॉर्मल है, ईजी है, सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कुछ भी कोई भी काम करना तो पहले से ना उसका जो प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। किन लोगों के बीच में, कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिसाइड होता है सारी एडजस्टमेंट, और ये दोनों आपस में एग्रीड करते हैं कि इन टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करेंगे और जो भी काम है उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पूरा करेगा और कॉन्ट्रैक्टी उसको पैसे दे देगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो उसको पे कर देगा। ठीक है, तो ये होती है क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, एक काम को पूरा करने में जो पहले ही ले लिया गया है करने के लिए उसको बोला जाता है, उस पर जो भी खर्चे आते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट की बात करें तो जॉइंट costs are the common cost of facility or services employed in the output of two or more simultaneously produced or otherwise closely related operation, commodities और services। जॉइंट कॉस्ट की बात करें तो कॉमन कॉस्ट होती है जिसमें फैसिलिटी और सर्विसेज को लेकर आ जाता है, आउटपुट के जो भी आउटपुट आता है, और तो चीज़ें जो होती हैं ये कमोडिटीज़ और सर्विसेज पे भी अप्लाई हो सकती हैं जॉइंट कॉस्ट में। तो एक साथ कर सकते हैं आप, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं एम्प्लॉयड, एंड जो भी आउटपुट आ रहा है सो जॉइंट तरीके से मतलब उस कॉस्ट को ला सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर फैसिलिटी पे कितनी क्या जॉइंट कॉस्ट आई है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसा कि हमने बताया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, पहले से प्रीडिटरमाइंड होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स और प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। तो ठीक है ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, वो वास्तविक लागत होती है जिसमें आप किसी भी एसेट्स को या किसी भी गुड्स को क्या करते हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट। प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रीडिटरमिन्ड पहले से निर्धारित होती है ये कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की, जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कंप्यूट कर लेते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो आप पहले ही कंप्यूट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एडवांस में कि प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट।
ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट डेटा। तो इसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स या डेटा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो इट इज़ अ प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन एंड द रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसको हम हिंदी में प्रमाप लागत बोलते हैं, ये भी एक अच्छी तरह की लागत होती है, ये भी प्री डिटरमिन्ड होती है। प्रमाप पहले से डिसाइड किया, प्रमाप मीन्स कि एक मेजरमेंट कर लिया जाता है कि इतनी कॉस्ट आ सकती है, आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी इफ़िशियंसी होती है ना मैनेजमेंट्स की, तो वो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इफ़िशियंसी ऑपरेशंस के बेसिस पे जो भी रिलेवेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, ज़रूरी खर्चे होते हैं, उनके आधार पर इसको क्या किया जाता है, प्री डिटरमिन किया जाता है, मतलब निर्धारित किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी, ठीक है। तो लेकिन प्री डिटरमिन कॉस्ट अलग है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैनेजमेंट्स के बेसिस पे ले जाता है और इसे तो नॉर्मली ऐसे ही कंप्यूट कर लेता है, इतना इतना खर्चा आएगा और ये चीज़ें होंगी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट की एक पर्टिकुलर अमाउंट सोच लिया जाता है, ठीक है, कि 1 लाख आना है, और इसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है, जोड़ा घटाया जाता है, तो ज़्यादा कम हो सकता है, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट सोच लिया जाता है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस्ड प्रियोर और टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो जो भी काम हो रहा है ना, जो भी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड या जो भी काम हो रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो पहले एडवांस में ही ना इसको एस्टिमेट के अनुमान लगाया जाता है, कि अनुमान समझना, अनुमान लगाते हैं, अज्यूम करते हैं कि इतना इतना हो सकता है। इट हैज़ नो लिंक विथ एक्चुअल एंड हैंस इट इज़ अज्यूम टू बी लेस एक्यूरेट देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये कहीं से भी लिंक नहीं है कि एक्चुअल कॉस्ट होगी क्या कि नहीं होगी, ठीक, क्या होगी, उससे लिंक नहीं होता है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी, लेकिन जो आप ये अज्यूम करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आप फाइंड आउट करते हैं, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, एडवांस में चीज़ों को समझते हैं कि हाँ कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी, उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी किसी भी प्रोडक्शन पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रेबिलिटी। इसको नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ डिस्कस करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।